आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रूरल डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 6 इंडियन इकॉनमी, बुक वाला। यू कैन सी फ्रॉम हेयर। ठीक है, जितना मैं मार्क करूँगा उतना ही करना है। इस चैप्टर में थोड़ा सा 1 या 2 पेज का कटिंग हुआ है, कटिंग मतलब डिलीटेड पोर्शन है। सो लेट्स स्टार्ट। 2 से 3 क्लासेस या मैक्सिमम 4 क्लास में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देन मैं आपका चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 का कंबाइंड टेस्ट लूँगा। तो मैं आपको आज वीडियो में इन्फॉर्म कर रहा हूँ, तो ये मत कहना कि बाद में। चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 का कंबाइंड टेस्ट होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो जब तक मैं चैप्टर नंबर 6 आपको पढ़ा रहा हूँ तब तक आप चैप्टर नंबर 5 लर्न करना शुरू कर दो। आप लोग के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, अब आपके पास टाइम है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम से पहले जो इस एग्ज़ाम में आप लोगों ने गलती क्या की कि मैंने आपके पॉवर्टी का टेस्ट लिया वगैरह वगैरह की, बाई चांस आपके एग्ज़ाम में वो आई नहीं, लेकिन जिनके आई उन लोगों ने लर्न किया था, लेकिन आप लोगों ने लर्न नहीं किया था। मैं आप लोगों से मतलब वो समझ गए हैं, उन्होंने सिर्फ टेस्ट दिया था बट बिना लर्न किए और चीटिंग करके टेस्ट दिया था। उसका आपको जो डिसएडवांटेज है वो एग्ज़ाम में मिलेगा कि अभी तो आप कर लोगे टेस्ट, बट एग्ज़ाम में क्या करोगे फिर? वहाँ भी थोड़ी बहुत चीटिंग तो चल जाएगी, लेकिन अगर स्कूल खुल गए या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो आपको बुक में ना मिले, फिर क्या करोगे? तो बेटर ये है कि लर्न करना शुरू कर दो साइड बाय साइड। बोर्ड्स आर वेरी नियर। मैं चाहता हूँ कि बोर्ड से पहले पहले आपकी इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी कम से कम ऑन टिप्स हो, रटी हुई हो, ताकि उस टाइम बोर्ड्स में जो जैन और फेब का मंथ है उसमें आपको थ्योरी पे ज़्यादा काम ना करना पड़े। वो हम मेरा फोकस ये है कि अभी अक्टूबर फिनिश हो गया, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने जो है हम लगा के थ्योरी को अच्छे से लर्न कर लें, ताकि जो बाकी का टाइम है वो अकाउंट्स मैथ्स वगैरह एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर वर्क कर सके। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे ये बीएसटी और इको की थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अकाउंट्स मैथ्स की रिटन प्रैक्टिस काफ़ी होती है, वो ज़रूरत भी होती है, उसके अलावा चारा भी नहीं है। तो फाइनल में जब पहुँचते हैं ना पेपरों के टाइम पर, तो ये याद नहीं होता। तो अभी आप इसको अच्छे से रट्टा मार के तैयार कर लो, लर्न कर लो, मेरे को टेस्ट देते रहो बार बार। मैं इको के टेस्ट और बीएसटी के टेस्ट लेता रहूँगा बार बार, ताकि ये चीज़ें कम से कम रेडी हो जाए। बोर्ड्स में इनकी प्री बोर्ड्स में इनकी दिक्कत ना है। फाइनल में हम जो सारा फोकस अकाउंट्स और मैथ्स के रिटर्न सब्जेक्ट्स पे जो रिटर्न प्रैक्टिस मांगते हैं, जो पूरा पूरा दिन 8-8 घंटे 7-7 घंटे रिटर्न प्रैक्टिस मांगते हैं, क्योंकि उसके बगैर बोर्ड्स में चारा नहीं। जो भी तो सोच रहे हैं कि हम बिना 7-8 घंटे मैथ्स और अकाउंट्स पढ़े हम बोर्ड्स के पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो वो ये गलत सोच रहे हैं। अकाउंट्स और मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं आता, टफ आता है, और इजी उनको लगता है जो बहुत सारी 10 ईयर्स भी करते हैं, सैम्पल पेपर्स भी करते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स भी करते हैं, एनसीईआरटी भी करते हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम कम बुक्स पढ़ के या कम टाइम स्पेंड करके, और अभी ऑनलाइन स्टडीज़ की वजह से मेरे को पता है कि आप लोग बहुत ही कम पढ़ रहे हो। स्कूल की क्लासें अटेंड कर ली, ट्यूशन की क्लासें अटेंड कर ली, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। होमवर्क कर लिया मैक्सिमम, वो भी ट्यूशन का, स्कूल का तो कहने की मतलब ही है। तो प्लीज़ ये अपना एटीट्यूड चेंज कर दो। आप लोग 12th में हो, अगर 11th में हो तो मैं ना कहता भी ना आपको। 12th में हो, अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीज़ चेंज कीजिए, तैयारी करनी शुरू कर दो। बोर्ड्स की तैयारी अभी से शुरू होती है, तैयारी एंड टाइम पे नहीं होती। एंड टाइम पे सिर्फ उसको रिवाइज़ किया जाता है। तो प्लीज़ थ्योरी का जितना भी पार्ट, अभी आप फ्री हो, आपके कोई एग्ज़ाम्स नहीं है, एग्ज़ाम एकदम से डेट शीट आ जाएगी दिसंबर में या नवंबर में, फिर आप परेशान हो गए, तो अभी से ही लर्न करना शुरू कर दो। अब की आपकी पूरी मैक्रो एंड पूरी ये इंडियन इकॉनमी की बुक आने वाली है, तो हम 2-2 चैप्टर करके टेस्ट लेंगे, एक एक 10-10 दिन का गैप देंगे, 2-2 चैप्टर आपको दिया करेंगे, जिससे आपकी प्री बोर्ड से पहले पहले कम से कम थ्योरी पार्ट तैयार हो जाए, न्यूमेरिकल पार्ट्स की प्रैक्टिस हो जाए, आप पेपर के लिए रेडी रहो। इको और बीएसटी में तो मेरा ये प्लान है, और अकाउंट्स एंड मैथ्स के हम टेस्ट कम लेंगे, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स आपको ज़्यादा देंगे। तो प्लीज़ मेरी बात जो बच्चा मानता रहेगा उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि जिन्होंने मेरी बात मानी है, जिस पैटर्न से मैं चलाता हूँ, अगर वो चले हैं तो उनको एक फाइनल एग्जाम में प्रॉब्लम आती नहीं है। वो जितना लर्न मतलब उनको पहली तैयारी होती है कि हमको ये सब आता है। तो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल का मतलब होता है विलेजेस, अर्बन का मतलब होता है सिटीज़, शहर। ठीक है, रूरल मतलब टाउन्स एंड विलेजेस, गाँव। तो वहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब क्या है, और ये चैप्टर जो है रूरल डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है कि वहाँ पे डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है और क्यों हो नहीं पा रही, और क्या वजह है, और क्या क्या किन किन क्षेत्रों में वहाँ पे किन किन जगह पे काम करने की रिक्वायरमेंट है, और वो पूरा क्यों नहीं हो पा रहा, क्या क्या कमियाँ, क्या क्या दिक्कत परेशानी आती है। हमारे देश में 70 साल हो गए इंडिपेंडेंट हुए हुए, फिर भी आज जो हमारे गांव है वो बहुत पीछे हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन सेक्टर। वो पीछे क्यों है? वहाँ पे जो हमारे जो देश की जो गवर्नमेंट है इतना ध्यान
हर बार इलेक्शंस में कहते हैं कि हम किसानों को और रूरल डेवलपमेंट करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में वगैरह वगैरह, बट इतना काम नहीं हो पाता। और क्यों नहीं हो पाता, उसके रीजंस, वो प्रॉब्लम्स जो फेस होती हैं वो करा जाएगा। ठीक है जी, चलो। रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव socio-economic process attempting to improve all aspects of rural life। अब छोटी सी बात ये है, ये एक वर्ड है कॉन्टिन्यूस और ये एक वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव। इनका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। सोशल मतलब सोसाइटी की, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड करना ज़रूरी है। इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियली भी, खाली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी वो नहीं करना, उनकी फाइनेंशियल भी जो इनकम है, इनकम लेवल भी अपग्रेड करना है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अपग्रेड करना है। ठीक है जी। तो कॉन्टिन्यूस मतलब ये नहीं कि हाँ अभी एक 5 साल की गवर्नमेंट आई, उन्होंने काम करके फिर अगली गवर्नमेंट आई वो ध्यान ही नहीं दे रही, नहीं, ये कॉन्टिन्यूस लेवल पे हर साल, हर महीने, हर दिन होते रहना चाहिए। ये कभी बंद नहीं होना चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ है तो वो बनता रहना चाहिए। फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हुई हैं, स्कूल बनने शुरू हुए हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ बननी शुरू हुई हैं, रोड्स बननी शुरू हुई हैं, तो वो चलती रहनी चाहिए। एक बार रोड बना के छोड़ दी, 15 साल उसको देखा नहीं, वो रोड टूट पाट के गड्ढे वड्ढे होके फिर से कच्चा सड़क बन गई, किसी ने देखा है नहीं। अगर रोड बनी है तो कॉन्टिन्यूस उस पर रिपेयरिंग होनी चाहिए और सड़कें बननी चाहिए। हर तरह की डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूसली होनी चाहिए। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है, लिख सकते हो आप, ऑल सेक्टर्स की, खाली एक नहीं, खाली एजुकेशन पे काम कर दिया जैसे, या खाली हेल्थ पे काम कर दिया, ऐसे नहीं, सारी सेक्टर्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार होनी चाहिए डेवलपमेंट, एक दिन 2 दिन 1 साल करके बंद नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक जगह पे नहीं, हर सेक्टर में काम होना चाहिए। अगर इस तरह की कोई डेवलपमेंट होती है, सोशल भी और इकोनॉमिक भी, उसको हम रूरल डेवलपमेंट बोल सकते हैं। ये एक बहुत ही इजी चैप्टर है। देखो, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक जो बुक है उसमें मेन हेडिंग्स आपको लर्न करनी होती है एग्जाम के लिए, उसका रट्टा, ऐसी हेडिंग्स दी हुई हैं, इनका रट्टा मारना होता है। अंदर की चीज़ें आपको पॉइंट्स में, ऐसे इस आंसर में देखो पॉइंट्स में लिखा है ना, अंदर की चीज़ें पैराग्राफ में लिखते हो, जिससे मैम के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, वो पैराग्राफ कोई पढ़ने को राजी नहीं है, उसको पॉइंट्स में लिखो। ठीक है ना, और अपने बना के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इन केस आपको आंसर नहीं आता, खाली हेडिंग याद है, तो आप हेडिंग लिख के फिर पैराग्राफ में लिख देना। अगर आपको इसके अंदर क्या लिखना है वो नहीं पता तो फिर पैराग्राफ में लिखो, ताकि मैडम पढ़े ही ना, उसको ज़्यादा ध्यान ना दे, 1-2 लाइनें पढ़ के छोड़ देगी। लेकिन अगर प्रॉपर आपको आंसर आता है तो आप, अच्छा ये रहेगा कि पॉइंट्स में दें, उससे आपकी प्रेजेंटेशन और मार्क्स अच्छे होते हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसी बुक है जिसको आप खुद भी बना के आंसर्स लिख सकते हो, अगर आपको चैप्टर का मतलब समझ आ गया तो। प्लीज़ सुनने पे ध्यान देना, मतलब समझने पे, कंसेप्ट पे ध्यान देना। आंसर तो रट्टा मार के या लर्न करके या खुद बना के भी आप सब लिख लोगे। खुद तब बनेंगे जब आता होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कॉन्टीन्यूस, सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव। रूरल डेवलपमेंट के मतलब में ये 2 वर्ड्स, और तीसरा वर्ड है सोशल इकोनॉमिक आने चाहिए। अगर ये तीनों वर्ड्स नहीं आएंगे तो आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। सेकेंड है डेवलपमेंट इन, इसी का सेकेंड ही मतलब ये डेफिनेशन के अंदर का पार्ट है, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर विल कंट्रीब्यूट टू बेटरमेंट ऑफ रूरल एरियाज इन। मतलब कि अगर डेवलपमेंट करनी है तो कहाँ पे करें, तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि डेवलपमेंट जो आपने करनी है वो करिए एग्रीकल्चर में, क्योंकि रूरल एरिया में ज़्यादातर क्या है, एग्रीकल्चर ही तो मेन चीज़ है, सबसे ज़्यादा फार्मिंग होती है। तो एग्रीकल्चर में अगर डेवलपमेंट करेंगे तो रूरल एरिया की डेवलपमेंट होगी। अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ लेके आइए, अच्छे फर्टिलाइज़र्स दीजिए, सस्ते उनको टेक्निक्स दीजिए, उनको सब्सिडी दो हर चीज़ में फार्मर्स को, तो उनकी इम्प्रूवमेंट होगी। फिर आता है जी, ये सारा मार्क नहीं करना, हाँ, हाउ एवर द टर्म, मतलब ये खाली, जब हमने कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा, हमने पढ़ा ऑल सेक्टर, तो खाली एग्रीकल्चर की बात नहीं है, इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एस्पेक्ट्स विच इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, बल्कि सारे, ऑल दोज एस्पेक्ट्स, एग्रीकल्चर भी और सारे। अब देखो ये है एक ही लाइन, अगर मैं चाहूँ इसको एक ही लाइन में दे सकता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही है, तो आप इसको एक लाइन में लिख सकते हो कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब है कि एग्रीकल्चर भी एंड बाकी भी एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करो। लेकिन इन्होंने अलग अलग लाइनें क्यों बनाई, इससे कहते हैं आंसर को बड़ा करना। एक ही बात को घुमा फिरा के बार बार रिपीट करना, आंसर बड़ा हो जाता है, अलग अलग पॉइंट्स बना के, तो इससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक है, इट इम्प्रूव्स, इट एम्स एट इम्प्रूविंग इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन। तो इकोनॉमिक्स डेफिनेशन में आ गई थी ना, उसी को इलेबोरेट किया गया, एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, बस ये आपकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, रूरल डेवलपमेंट होगी कैसे, क्या क्या प्रोसेस हमको फॉलो करनी है। सबसे पहला जो काम आता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज।
ह्यूमन रिसोर्स हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हम खुद ही एक रिसोर्स हैं। अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम एक प्रॉपर बहुत अच्छे रिसोर्स एज अ कम देश के लिए साबित हो सकते हैं। हम अपने देश के लिए काम करते हैं, देश की प्रोडक्शन बढ़ती है। तो हम ही अगर अनपढ़ गवार होंगे और हम ही अगर मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ लिख के भी अगर घर पे सोते रहेंगे, तो हम अपने देश के किसी काम नहीं आ रहे, तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे, तो उससे क्या होगा कि हम अपनी प्रोडक्शन भी, अपनी फैमिली के लिए भी प्रोडक्टिव साबित नहीं हो रहे और देश के लिए भी नहीं हो रहे। चलो, डेवलपमेंट, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीड्स टू बी, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो बेशक अभी ये वहाँ से देखो सारे चैप्टर्स आपस में रिलेटेड हैं, वही चीज़ें रिपीट हो रही है। रूरल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा, इकोनॉमिक, ह्यूमन रिसोर्स, तो आंसर वही होता है। आपको बस समझना है कि किस पे क्या लिखना है, क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया है। हम ये थोड़े दिन की वीडियोस और है, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए मैं वीडियोस बंद करके आपकी लाइव क्लासेस और लाइव टेस्ट और लाइव वाइवा प्रैक्टिस शुरू करा दूंगा, जिसमें आपकी इंप्रूवमेंट हो। बट वो तभी पॉसिबल है आप घर पे पढ़ेंगे, बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते। जो क्वालिटी ऑफ इम्प्रूव्ड, प्रॉपर अटेंशन, तो इसमें इतना मार्क करना है। प्रॉपर अटेंशन टू लिटरेसी, थोड़ा सा बेयर कर लेना, बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है, कोरोना वाले आए हुए हैं, तो अगर बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है तो थोड़ा सा बचा एडजस्ट करना। प्रॉपर अटेंशन टू लिटरेसी स्पेसिफिकली ऑन, देखो सबसे बड़ी चीज़ वही आई थी, एजुकेशन। अगर आप गांव में अच्छी एजुकेशन देते हो तो ह्यूमन रिसोर्स अच्छा हो जाएगा, वो लोग पढ़ लिख के अपने गांव का भला, अपनी फैमिली का भला कर सकते हैं। स्पेशली ऑन, इसको कॉमा लगाओ, ब्रैकेट हटाओ, क्योंकि ये फीमेल लिटरेसी ब्रैकेट में क्यों आनी चाहिए, ये तो प्रॉपर एक मुद्दा है आज का। प्रॉपर अटेंशन ऑन लिटरेसी स्पेशली ऑन फीमेल लिटरेसी, एजुकेशन में, स्किल में, स्किल डेवलपमेंट, मैंने आपको पिछले चैप्टर से बताया हुआ है, खाली एजुकेशन से कुछ नहीं होता, स्किल भी चाहिए। अगर एक बंदे के पास डिग्री भी है और टैलेंट भी है, उसको कोई नहीं मार खा सकता कभी ज़िंदगी में। खाली टैलेंट के दम पे भी कुछ कर सकता है, खाली एजुकेशन के दम पे भी कुछ कर सकता है, लेकिन दोनों होंगे तो बहुत कुछ कर सकता है। खाली डिग्री हो, क्या पता नौकरी ना मिले, बैठे रहोगे। खाली टैलेंट हो, पढ़ाई ना हो, तो भी दिमाग कम रहेगा आपका। जो पढ़ा लिखा बंदा और टैलेंटेड बंदा कर सकता है, वो अनपढ़ बंदा टैलेंटेड होकर नहीं कर सकता। बेटर हेल्थ एंड फैसिलिटीज़ फॉर ग्रोथ फॉर फिजिकल ग्रोथ, देखो ह्यूमन के लिए क्या चाहिए, पहली चीज़ पढ़ाई, एक चीज़ पढ़ाई, दूसरी चीज़ टैलेंट, और तीसरी चीज़ हेल्थ फैसिलिटीज़। अगर ये तीन चीज़ें, ये 2 पॉइंट्स हैं, आप इसको 3 पॉइंट बना लो ना। लिटरेसी एजुकेशन एक जगह डाल दो, अलग डाल दो कि उसके स्किल की डेवलपमेंट, इसकी स्किल डेवलपमेंट को आप बड़ा कर दो ना, स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अपना बना के, वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर ट्रेनिंग टू, फॉर को काट दो, टू एनहेंस टैलेंट एंड क्रिएटिव थिंकिंग। अगर क्रिएटिव थिंकिंग तब भी आएगी ना जब हम उनको मौका देंगे, अच्छे स्कूल्स वगैरह बनाएंगे, अच्छे स्किल डेवलप। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग की, काम काज की ट्रेनिंग, अच्छी स्किल की सिखाना, मशीनरी पे काम करना सिखाना, कढ़ाई वगैरह की मशीन पे काम करना सिखाना, गाड़ियाँ ठीक करना सिखाना, फर्नीचर का काम सिखाना वगैरह वगैरह। तो अगर ये उनको, तो आप इसके 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट बनाओ, मेरे को बोलो कि मैं इसके 10 पॉइंट बना दूंगा, तो फ़ायदा नहीं ना कि एक ही पॉइंट के ऊपर इतना सारा कर, 2-3 पॉइंट्स हर पॉइंट पे बनाओ, ताकि अच्छा क्रिएटिव थिंकिंग लाओगे तो वो कुछ नई इनोवेशंस करके लाएंगे, गांव के बच्चे कुछ नया सोचेंगे, नई मशीनें, नया कुछ देश में करेंगे, तो अच्छा रहेगा। उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ दो, दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक। सेकेंड पॉइंट स्किल डेवलपमेंट, और ये लिख दो, तो अपनी हिसाब से भी करो। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ गया, इलेक्ट्रिसिटी, भी गांव में बिजली होगी तभी तो पढ़ेंगे, तभी तो स्कूल में पढ़ेंगे, तभी तो हॉस्पिटल में लाइट आएगी तो इलाज हो जाएगा। आप कहते हो फैक्ट्रियाँ लगानी है, फैक्ट्रियाँ लगा के गाँव में अगर बिजली नहीं होगी तो क्या फ़ायदा। तो ये खुद बना के लिखो ना अपने दिमाग में। अगर आप मेरे से अभी लाइव पढ़ रहे होते ना, मैं ये पढ़ाता भी ना, आपसे पूछता भाई गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या लेके आओगे, तो बच्चे ही खुद ही व्यूज़ देते हैं हर साल कि सर बिजली अच्छी होनी चाहिए, गांव में सड़कें अच्छी होनी चाहिए, गांव में बिल्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए, गांव में स्कूल्स अच्छे होने चाहिए, हॉस्पिटल्स अच्छे होने चाहिए। इतना कुछ उनके दिमाग में आता है, तो वो सब कुछ सही बोलते हैं, तो वही लिख दो यहाँ पे। तो ये आपके खुद ही दिमाग में आना चाहिए कि गांव में क्या क्या होना चाहिए जिससे उनकी इम्प्रूवमेंट हो, वो सारा पेल दो यहाँ पे। इरिगेशन फैसिलिटीज़, ताकि फार्मिंग अच्छी हो, पानी की व्यवस्था, नालियाँ अच्छी हो। क्रेडिट,
क्रेडिट का मतलब है कि उनको लोन्स मिलने चाहिए। अगर गांव में गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो फैक्ट्री खोलना चाहते हैं या अपने खेतों को अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ट्रैक्टर लेने का, फर्टिलाइज़र लेने का, हार्वेस्टर लेने का, मशीनें लेने का पैसा नहीं है, उनको क्रेडिट दो, उनको बैंक से सस्ते इंटरेस्ट पे लोन लेके दो। मार्केटिंग, उनकी जो फसल पैदा हुई है या अगर फैक्ट्री लगाई है, फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया में कम से कम जाए, या कम से कम आसपास के स्टेट्स में तो जाए। पूरे इंडिया में ना भी जाए, मान लो अगर यूपी में खेत है तो यूपी के आसपास दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और अपना उत्तराखंड हो गया और बिहार हो गया, तो कम से कम आसपास की जगह पे मार्केटिंग अच्छी हो सके, तो उसकी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होनी चाहिए गांव में, तभी तो सामान बाहर जाएगा। खेतों की जो पैदावार है और जो क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज़ की पैदावार, तभी तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़। आपको पैदावार कर दी, ट्रक ही नहीं मिल रहे, टेम्पो ही नहीं मिल रहे गांव में, तो रिक्शे पे, बैलगाड़ी पे लेके जाओगे। आज से 50 साल पहले तो बैलगाड़ी में लोग अपने अपने जो पैदावार थी फसल की बेचने जाते थे, तो वो चीज़ अब नहीं होगी ना। अब तो फैसिलिटीज़ आपको चाहिए ट्रांसपोर्ट की। इसमें रोड्स आ गई आपकी और हाईवेज़ आ गए, कि जो हाईवे को गांव से जोड़ो। अगर आप अभी पंजाब जाते हो, काफ़ी लोग करनाल बाईपास यूज़ करते हैं, तो उसमें देखा है कि हाईवे से हाईवे हम पहुंच जाते हैं, लेकिन कई जगह पे हाईवे जो है नीचे साइड से जा रहा होता है, वो नीचे साइड पे शहरों में और गांव में जा रहा होता है। तो अगर गांव को हम हाईवे से जोड़ेंगे तो लोग गाँव में आया करेंगे, रुका करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि गाँव की भी तरक्की होगी, दुकानों की तरक्की होगी। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मैं डिटेल में समझाऊंगा तो बाकी चैप्टर जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वही बातें रिपीट ही होनी है बाकी चैप्टर में। लैंड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट को चाहिए कि लैंड रिफॉर्म्स पर लैंड के ऊपर पॉलिसीज़ लेके आए ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके। लैंड रिफॉर्म्स हमारे देश में 50 साल से चल रहे हैं और हम इस लैंड रिफॉर्म के ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ भी चुके हैं कि ऐसी पॉलिसीज़ जिसमें लैंड के ऊपर लोगों का हक या उनके मालिकाना हक या उनको लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हेल्प मिलती है। रिफॉर्म करना मतलब पुराने लॉज को दोबारा से नया बना, रिफॉर्म करना ताकि फ़ायदा हो सके। एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लोटेशन इन लैंड रिलेशन, ज़मींदारी सिस्टम की बात हो रही है ये, कि लैंड के सिलसिले में जो एक्सप्लोटेशन होती है, जो अमीर बंदा गरीब को, ज़मींदार गरीब को, या मनी लेंडर जिसने ब्याज पे पैसा दिया वो हक जमाता है अपना खेत पे, जिसके चक्कर में किसान को खुदकुशी करनी पड़ती है, वो हटाओ। एक्चुअलाइजेशन ऑफ द गोल ऑफ लैंड टू टिलर, कि जो बीज बोएगा असली हक उसका होना चाहिए और उसकी जो पैदावार भी टिलर को ही मिलनी चाहिए जो बीज बोता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल पुअर बाय वाइडनिंग देयर लैंड बेस, अगर उनके ऊपर लैंड के ऊपर उनका हक पक्का हो गया, उनके कागज़ तैयार हो गए, कोई उनको मार नहीं सकता, चाहे लोन दिया है, चाहे ज़मींदार है, चाहे मनी लेंडर है, कोई भी हो, चाहे गवर्नमेंट का ही कोई ऑफिशियल हो, तो उनका लैंड बेस अगर तैयार है तो उनकी कंडीशन अच्छी होंगी, उनके पास एक सिक्योरिटी है। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी फर्टिलाइज़र से इंक्रीज़ होती है, मैन्योर से और अच्छी मशीनों से इंप्रूव होती है, उस पर सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी चाहिए। तो इसमें आप लिख सकते हो बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड लिख लो बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़ ऑन एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड फर्टिलाइज़र्स। ठीक है जी। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को कम करने के लिए काम करने चाहिए। गरीबी कैसे कम होगी? लोगों को पढ़ा के, उनको टैलेंट दे के, वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देते हैं हम, तो ये सब बातें हैं। देयर इज़ अ सीरियस नीड फॉर टेकिंग स्टेप्स ऑफ पॉवर्टी एंड ब्रिंगिंग, इसमें खाली बताया कि पॉवर्टी को दूर करके होगा, लेकिन कैसे होगा तो हम भी पॉवर्टी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से एक दो पॉइंट्स आप चुरा के यहाँ पे लिख सकते हो कि उनको कोटा दो। अब रिजर्वेशन कहते हैं जिसको, रिजर्वेशन समझते हो, SC ST कोटा होता है, EWS कोटा होता है, तो हर जगह नौकरी में इनको कोटा मिलेगा कि भाई गरीब बंदे इनको नौकरी, अगर इनके नंबर कम भी हैं, मार्क्स कम भी हैं, इनको नौकरी दे दो। उसके बाद इनको पढ़ाओ, एजुकेशन, इनके स्किल डेवलपमेंट करो ताकि ये अपने आप को उभार सके, इनको मौका मिलना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स ऑफ ईच लोकेलिटी टू इन्हांस अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये कहता है कि हर देश में, हम खाली इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उस वजह से हर जगह की पैदावार अलग है। किसी जगह हम सोयाबीन की खेती ज़्यादा करते हैं, किसी जगह हम शुगर केन की खेती ज़्यादा करते हैं, कहीं पे
कोल ज़्यादा निकलता है, कहीं पे पेट्रोलियम ज़्यादा है, कहीं पे कॉटन ज़्यादा है, कहीं पे जूट ज़्यादा है। तो अलग अलग इंडिया में, हम ये ज्योग्राफी में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंडिया में अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस हर जगह में अलग अलग कोई ऐसी चीज़ बनती है। पंजाब में वीट की फसल ज़्यादा है, और गुजरात में जूट की फसल ज़्यादा है, बिहार में कॉटन की फसल ज़्यादा है। तो ये मतलब ऐसा क्यों है? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग है, वहाँ पे जल्दी काम हो जाता है। तो हमको क्या करना है, हमको ये एनहांस करना है कि किस लोकेलिटी में किस चीज़ की ज़्यादा अच्छी सी उपज है, वहाँ पे उस चीज़ को अपग्रेड करो। और खाली फार्मिंग ही नहीं, खाली एग्रीकल्चर ही नहीं, आप देखो कि बिहार में लेबर बहुत ज़्यादा है, यूपी में लेबर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे गांव बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे गांव में ही या गांव के आसपास छोटे शहरों में ही फैक्ट्रियाँ लग जाएं, तो क्या यूपी बिहार के बंदे दिल्ली बॉम्बे जाएंगे नौकरी की तलाश में? बिल्कुल नहीं जाएंगे। अभी अपने लॉकडाउन में माइग्रेंट्स देखे थे कि जो लॉकडाउन होते बेचारे पैदल पैदल अपने घर जा रहे थे। क्यों? अगर उनको वहीं पे काम मिल गया होता तो वो दिल्ली वगैरह में आते, बॉम्बे में आते ही ना। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि खाली फार्मिंग में तो करना ही करना है, कि जिस जगह पे जिस चीज़ की लोकेलिटी में स्पेशलिटी है कि हाँ भाई इस मौसम में ये वाली एग्रीकल्चर की चीज़ अच्छी उग सकती है, उसके ऊपर ध्यान दे। और जहाँ पे आपको लगता है कि गरीब लेबर ज़्यादा है या लेडीज़ ज़्यादा है, तो आप लेडीज़ तरीके का काम खोल दो, कॉटेज इंडस्ट्री खोल दो, घर घर में हैंडीक्राफ्ट्स बना के बेचें शहरों में। तो गवर्नमेंट को ये देखना है कि किस जगह पे किस तरह की लोकेलिटी में किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी वर्ड लोकेलिटी एंड अपॉर्चुनिटी वर्ड है कि किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी उस क्षेत्र में मिल सकती है, उसको अपग्रेड किया जाए, उसको एनहांस किया जाए, वहाँ पे फिर तरक्की हो जाएगी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये आपको डेफिनेशन के साथ लिखना। अगर डेफिनेशन 3 मार्क्स की आ गई तो ये साथ में ये, और ये सारे पॉइंट्स सिर्फ हेडिंग अगर 3 मार्क्स में आती है। ज़्यादा की आती है तो हर हेडिंग के अंदर आपको एक एक 2 लाइन लिखनी है। और अगर खाली हेडिंग को पूछता है कि इसके बारे में कैसे हो सकता है, मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डू यू थिंक दैट डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर वुड अपग्रेड द रूरल डेवलपमेंट या हेल्प इन रूरल डेवलपमेंट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लिख दो। मान लो ये 2 लाइनें हैं तो 2 मार्क्स हो गए। अगर 4 मार्क्स का आता है तो इसी को बड़ा करना है आपने। तो फिर ये पूरा आंसर मत लिख देना कहीं पे। अगर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में आएगा तो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में लिखना है, लेकिन ये देखना कि ह्यूमन रिसोर्स का एक चैप्टर भी तो है। तो ये ना हो कि आंसर वहाँ से लिख दो आप। ह्यूमन रिसोर्स का रूरल डेवलपमेंट के उसके लिए बोलता है तो यहाँ से आंसर, ह्यूमन रिसोर्स का एजुकेशन के लिए, ह्यूमन रिसोर्स का नौकरी के लिए, वो उस चैप्टर में बहुत कुछ दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, मिसमैच नहीं करना। इकोनॉमिक्स में खुद आंसर बन सकते हैं, बट क्वेश्चन का मतलब समझना है कि क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या दिया है। अगर ह्यूमन रिसोर्स का रूरल डेवलपमेंट भी दिया है उस हिसाब से आंसर बनाओ। फॉर एग्जांपल लैंड रिफॉर्म तो कई चैप्टरों में आता है, तो सबके आंसर सेम है क्या? बिल्कुल नहीं है। लैंड रिफॉर्म का रूरल डेवलपमेंट में अलग चीज़ है, अर्बन के लिए अलग चीज़ है, आज़ादी से पहले का अलग चीज़ है, आज़ादी के बाद का अलग चीज़ है, करंट सिचुएशन में अलग चीज़ है। सारे आंसर अलग मिलेंगे, लेकिन बेसिक सेंस ये है कि लैंड रिफॉर्म होना चाहिए। इस तरह से पॉवर्टी का एक अलग से चैप्टर है, तो सारे आंसर वहाँ से लेने की बजाय आपको रिलेट करना है कि इस किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। कल की जो वीडियो आएगी उसमें आपको रूरल क्रेडिट स्टार्ट किया जाएगा। ये मैं अभी स्टार्ट कर सकता था, मेरे पास टाइम भी है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे, क्योंकि थ्योरी सबसे बोर लगती है। तो रूरल क्रेडिट के अंदर सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट पढ़ेंगे डिटेल में, इंस्टीट्यूशन नॉन इंस्टीट्यूशनल सारा पढ़ेंगे डिटेल में, तो ये बड़ा काम हो जाएगा सारा। और क्रिटिकल अप्रेजल भी साथ ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो रूरल क्रेडिट के बारे में ही बात हो रही है। तो एक टॉपिक हम प्रॉपर लेते हैं हर वीडियो में कि एक टॉपिक पे वीडियो बने, उसके बाद प्रॉब्लम ना आए। तो अगली वीडियो रूरल क्रेडिट से लेके ये 6.6 तक, मतलब यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे, एग्रीकल्चर मार्केट से पहले तक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।